हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था कि वो क्या होते हैं और पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती है और उसकी ग्राफिकल मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और इन जीरोस के कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री होती है जो वो 2 होती है। ठीक है, जैसे हम 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक। तो इस वीडियो में या इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी डिटेल में समझेंगे, उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे और जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है उसके बेसिस पे सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की यहाँ पर 2 होगी। मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है x। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में कितनी होगी? 2, यानी कि x²। और इससे छोटी पावर सारी हो सकती हैं, जैसे कि x की पावर 1 भी होगी इसमें और x की पावर 0 भी होगी। और इसी के साथ साथ इसके आगे कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² -3x एंड +4। तो ये क्या बन गया? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ध्यान रखिए, ये अभी इक्वेशन नहीं बनी है, ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इक्वल्स टू 0 लगा दूं तो अब क्या बन गई? ये एक इक्वेशन बन गई। लेकिन हमने अभी क्वाड्रेटिक, हाँ, तो ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, अगर मुझे उसकी एक जनरल फॉर्म लिखनी हो तो वह क्या होगी? x² के साथ में कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक इंटीजर हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसे मैं लिख दूंगा a कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। साथ ही में x के साथ कोई ना कोई नंबर b होगा एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c होगी। इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल्स टू 0 लगा देंगे इस पॉलिनोमियल के साथ, तो वो क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 + 0 x² + vx + c = 0। और 0x² क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? vx + c = 0। यानी कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है कि a है जो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर b और c की बात करें तो वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ उसे। हाँ जी, तो ये रही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मुझे कोएफिशिएंट के बारे में जानना हो, ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी टर्म में जो x² या x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हमारी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो x² के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? x² का। ठीक है, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 क्या है? कोएफिशिएंट है। सॉरी, x के साथ -3 मल्टीप्लाई में है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -3 होगा। और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी अपने आप में एक कोएफिशिएंट ही है, लेकिन हम उसे कांस्टेंट टर्म कह देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरल इक्वेशन के लिए लिखूं, जनरल एक्सप्रेशन के लिए लिखूं, तो मेरे पास x² का जो
कोएफिशिएंट है वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है यानी कि ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। इसी तरीके से एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, बी होगा, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है यानी कि एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, हमारे पास सी होगा। सबसे पहले हमने ए बी सी कैलकुलेट करना सीखना होगा क्योंकि ये हमारी आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इक्वल है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसमें अगर मुझे कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो यानी कि ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, एक्स के साथ माइनस 8 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर ध्यान रखना कि हम अकेला 8 नहीं लिख सकते, ठीक है, हमारे पास माइनस भी साथ में आएगी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर -8 हो जाएगी और जो सी की वैल्यू हो, जो कांस्टेंट टर्म है, वो हो जाएगी 7। ठीक है, इस तरीके से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 9x प्लस 7। ठीक है, देखने में ये इक्वेशन एक कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, और उसे x की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म, फिर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए इससे पहले सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे, -8x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म्स यहाँ पर है 4x प्लस 4x और इक्वल टू के दूसरी साइड है 9x, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -9x। ठीक है, और यहाँ पर है +7 और राइट हैंड साइड में जो +7 है दूसरी साइड आके ये -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन बनी -8x स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ -8 मल्टीप्लाई में है तो ए की वैल्यू हो जाएगी -8, और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स के साथ -5 मल्टीप्लाई में है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -5, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है यानी कि सी वो यहाँ पर है ही नहीं तो वो हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखा जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और उसके बाद हमने उसके कोएफिशिएंट्स देखे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा होगा, ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो होगी सी। ठीक है, तो अभी हम जीरोस और इन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखेंगे जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी बार कर लिया हमने, इसकी 2 डिग्री होगी, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस, तो इसकी क्या होगी 2 जीरोस होंगी इसकी। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द 2 जीरोस बी, लेट द 2 जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, यानी कि कोई सी भी वैल्यूज़ हों, कोई सी भी जीरोस हों इस पॉलिनोमियल की, उन्हें हम नाम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा का। एक जीरो अल्फ़ा होगी और एक जीरो बीटा होगी। ठीक है, तो अभी हम ए बी सी और अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिलेशन सीधा बता रहा हूँ, इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में इसका प्रूफ भी देखेंगे ये रिलेशन बना कैसे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है,
यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस आती है हमारे पास, उनका अगर सम कर दिया जाए, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो इक्वल होता है -b/a के। और a और b क्या है, जो हम अभी देख के हैं, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं प्रोडक्ट देखूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन सी है, अल्फ़ा और बीटा। अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो उसकी वैल्यू आएगी c/a, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बना कैसे, आप घबराइए मत, हम लास्ट में विद प्रूफ आपको करवाऊंगा कि कैसे बना, ठीक है। वैसे प्रूफ इसका एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए मैं आपको इस सम और प्रोडक्ट के, यानी कि ए बी और सी के बीच में रिलेशन के थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन लिख लीजिए क्वाड्रेटिक हो जो, मान लीजिए 2x² - 3x + 4 = 0। ये कोई सी भी इक्वेशन मैंने जनरली लिख ली, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, -b/a के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फाइंड करें तो a कितनी आएगी 2, b कितनी आएगी x के साथ जो भी लगा है यानी कि -3, और c कितनी आएगी 4, ठीक है। तो अभी हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल आएगा, -b/a के इक्वल आएगा। माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस है, जो पहले वाली जिनकी जे वाली माइनस है, ये अलग है b के साथ जो भी साइन होगा उससे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाय a कितना है 2, ठीक है। तो सम किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो कितनी होगी c/a के इक्वल होगी। यानी कि c की वैल्यू कितनी है 4/a की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके से हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। चलो एनसीईआरटी में से हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करेंगे और उनका जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 2 होगी, उसकी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। कितनी जीरोस होंगी इसकी, 2 जीरोस होंगी, हमें पता है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ए बी सी जो कोएफिशिएंट हैं और जो जीरोस हम फाइंड करेंगे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। 10th क्लास में हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक होता है हमारा जो स्प्लिटिंग टर्म वाला मेथड है और सेकंड होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी वाला मेथड होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। फिलहाल हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को ही यूज़ करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। मैंने एक्सप्रेशन लिखी या फिर पॉलिनोमियल लिखा x² + 7x + 10, ठीक है। जीरोस कब फाइंड आउट होती हैं, जब पॉलिनोमियल की जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो उसमें x की वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो हमारी जीरोस होती है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x की जो हमारी जीरोस होंगी, ठीक है। तो हमें इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे पहले तो, ठीक है। और उन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख के 0 फाइंड आउट कर लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं,
सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो सेंटर वाली टर्म है यानी कि जो हमारी एक्स का कोफिशिएंट है उसे हम लिख लेते हैं 7। तो हमें कोई भी ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं जिसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आ जाए और अगर उसका सम करें तो वो 7 आ जाए, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो दो नंबर्स, उसके लिए हम 10 को ब्रेक करेंगे, 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 तो होता ही है, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और 2 है, 5 है और 10 है। ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन चारों फैक्टर में से किन दो को प्लस करें कि हमारे पास 10 आ जाए, सॉरी किन दो को प्लस करें कि हमारे पास 7 आ जाए। तो वो कौन से फैक्टर होंगे, 2 और 5 को अगर हम प्लस करें तो वो क्या आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। तो हमारे नंबर्स कौन से हो गए, 2 एंड 5। इस तरीके से हम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अभी एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 5, जो हमने नंबर्स फाइंड आउट करे हैं उन्हें लिखेंगे प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अभी इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉमन निकालना होता है इस इक्वेशन में से, यानी कि पहले दो में से हम कॉमन निकालेंगे और पिछले दो में से कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और 2x में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर किससे मिलकर बना है, x मल्टीप्लाई एक्स से, और 2x किससे मिलकर बना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स से। दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो मैंने x कॉमन निकाला। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2। आगे 5x और 10 में से 5 मेरे पास कॉमन आ रहा है तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, प्लस 5 कॉमन निकाला। पीछे बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर 2, तो x प्लस 2 हमारा कॉमन बच जाएगा। इसके बाद इन दोनों टर्म में से मुझे कॉमन निकालना है। जनरली आपके पास जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये कॉमन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपकी कोई मिस्टेक है। तो x प्लस 2 मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2 हम कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 और पीछे क्या बच गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 5, तो x प्लस 5 हमारा एक और फैक्टर बन गया इसका, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए आपका सारा सम सॉल्व हो गया, क्योंकि फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। देखिए कैसे, ये देखिए दो नंबर्स हैं यहाँ पर, या दो फैक्टर्स हैं, उनके मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4, उसे मैं मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ ताकि 0 आ जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। आप किसी भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो या तो x, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी या फिर x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई x प्लस 5 करेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो सकती है और या फिर x प्लस 5 की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमने 0 फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और सेकंड में x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमारे पास जीरोस कौन सी बनी, x की वैल्यू -2 और -5, ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ zeros of this polynomial are -2 and -5। ये हमारे पास जीरो आ गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जो हमने पहले पढ़ कर आए हैं कि -b/a और c/a, वो हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम टॉपिक लिख लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वो आप आगे लिख लीजिए बिटवीन जीरोज एंड समथिंग, वो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, हमारे पास जीरो थी -2 एंड -5, तो इसका सम कितना होगा, -2 और -5 का सम करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस और माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, -5। ठीक है, तो कितना आ गया, -7। तो सम ऑफ जीरोस जो हमने फाइंड की थी वो कितना आ गया, -7। और अगर हम फ्रॉम कोफिशिएंट कैलकुलेट करें, फ्रॉम कोफिशिएंट से कैलकुलेट करें तो सम कितना आ रहा है, कोफिशिएंट को सम होता है हमारा -b/a के इक्वल। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, +7 और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -7/1, जो कितना आ गया, -7। तो आप देख सकते हैं कि जीरोस का सम और जो हमने कोफिशिएंट से सम निकाला है वो इक्वल आ रहा है। तो सम वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वाली कंडीशन वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कितना आ जाएगा, हमारे पास जीरोस थी -2 एंड -5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 10। और अभी हम कोफिशिएंट से इसकी वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम कोफिशिएंट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारी, +10 और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/1 यानी कि 10। तो प्रोडक्ट की भी वैल्यू सेम आ गई, यानी कि जो हमने रिलेशनशिप है वो वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ये लिखने में तो बहुत मज़ा आता है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है जी, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, कौन सा मेथड कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि इसमें हम जो दो फैक्टर फाइंड आउट करते होते हैं ना, तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, तो इसके फैक्टर कौन से हैं, देखिए x+2 एक फैक्टर है और x+5 एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन से हैं, x+2 एंड x+5, और जीरोस कौन सी हैं, -2 और -5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरे का पूरा समझ आ गया होगा। आगे इसी से रिलेटेड हम 1-2 सम और सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक सम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने जीरोस फाइंड करनी है। एक पॉलिनोमियल गिवन है जो है x² -3, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, ये है हमारे पास x² -3।
ठीक है, और वही हमने वेरीफाई करना है जो इसका रिलेशनशिप होता है जीरोस और ऑप्शंस के बीच में। ठीक, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए है इसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो है ही नहीं, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला मेथड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, -3 दूसरी साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 प्लस और माइनस। ठीक, एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर अकेली 2 नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू प्लस का 2 भी हो सकता है और एक्स की वैल्यू माइनस का 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो जो आगे वाली माइनस है वो कैंसिल हो जाएगी और आंसर हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, पुट करके देख सकते हैं आप। एक बार हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, यानी कि सही है हमारे पास। और अगर हम x की जगह -2 पुट करें तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, जो कि अगेन 4 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अकेला प्लस का √3 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस का भी होगा और एक माइनस का भी होगा। मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक हो गई वैल्यू हमारे पास प्लस का √3 और एक वैल्यू हो गई माइनस का √3। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमने जीरोस तो फाइंड आउट कर ली। हमारे पास जीरोस कौन सी आ गई, जीरोस √3 एंड -√3, ये हमारे पास जीरोस आ गई। तो अभी हमने इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, √3 प्लस -√3, तो कितना आ जाएगा, √3, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो -√3 इक्वल्स टू 0। तो सम कितना आ गया, जीरोस आ गया। अगर हम फ्रॉम कोफिशिएंट से कैलकुलेट करें, कोफिशिएंट से कैलकुलेट करें तो हमारे पास होगा सम इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर a b c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर x वाली तो टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 1, b हो गया 0 और c हो गया -3। ठीक है, तो आइए हम सम में पुट करें, सम इज इक्वल टू -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू होगी 0 अपॉन a की वैल्यू हो गई 1। 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर हो, यानी कि 0 भी किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास आंसर इक्वल आ गया, सम भी और कोएफिशिएंट के हम कैलकुलेट करें तो वो दोनों इक्वल आ चुके हैं, यानी कि सम का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट यानी कि √3 मल्टीप्लाई -√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, √3 इंटू √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, 3 आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया, -3। अगर हम फ्रॉम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें इसी चीज़ को, कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट कितना होगा, c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, -3 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया, -3। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, इस तरीके से हमने एग्ज़ाम में सम कर आने हैं। बिल्कुल इजी सम है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएंगे।
तो आगे एक और हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमें सम एंड प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, जो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका सम और प्रोडक्ट दे दिया जीरोस का, और हमें कहा है कि आप इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3 and 2, यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -3 और 2 दिया हुआ, यानी कि सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसे बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास रिलेशन हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b/a के, ठीक है, और गिवन कितना है हमें -3 गिवन है, ठीक। और प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a के इक्वल, जो कि हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। सबसे पहला मेथड है जो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, सम के हमें -3 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। अब कंपेयर करिए इन दोनों को। यहाँ पर सम में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, और प्रोडक्ट में ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो ए की वैल्यू तो सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। उसके बाद हम बी की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, 3, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आएगा, पॉलिनोमियल क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर इक्वल टू लिख दिया तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी, ना कि एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ए बी सी और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल की या फिर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमें इक्वेशन फाइंड करने को कहा होता तो हम क्या लिखते, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लगा देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या था, हमारा पॉलिनोमियल था। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज दी गई थी, उनमें जो डिनोमिनेटर है उनमें ए की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ए की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तो हम सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर इक्वल टू ना होए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, मान लीजिए 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमारे पास, मान लीजिए 3/5, कुछ भी लिख दिया हमने, 3/5, ठीक है। तो सम किसके इक्वल होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सम इक्वल होता है -b/a के, और हमें कितना दिया हुआ है, 2/3, और प्रोडक्ट कितना होता है c/a के इक्वल, और हमें कितना दिया हुआ है 3/5। अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू ऊपर 3 आ रही है और यहाँ पर a की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन a की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में,
ठीक है। हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या कुछ भी कह लीजिए कर दें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहती है। मान लीजिए मेरे पास एक्सप्रेशन थी 1/2, इसे अगर मैंने 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी 3/6। ठीक है, तो 1/2 और 3/6 ये तो इक्वल ही होती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ पर है 5। इक्वल कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 3 वाले डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और जो 5 है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे डिनोमिनेटर दोनों 15 बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी तो करना होगा, फिर ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और यहाँ पर भी अगर 3 से डिवाइड किया है यानी कि तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी मेरी एक्सप्रेशन सेम रहेगी। तो एक्सप्रेशन कितनी आ जाएगी? 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। और यहाँ पर क्या बन गया? 3 3 ज़ार 9 एंड 5 3 ज़ार 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 15 आ रही है। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 15 और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 15। अब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले वी की साइड जहाँ पर माइनस है तो इसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, माइनस जहाँ से कट करी यहाँ आ गई। ठीक है, और यहाँ भी आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ठीक, अगर मैं इसे लिखूँ तो ए की वैल्यू होगी 15, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास -10 और सी की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। तो ए बी और सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 15x² प्लस -10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कितना आ गया? 15x² -10x प्लस 9, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। ये क्या बन गया? हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उन्हें सेम करके फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही दो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन होता है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, और एक टाइप के सम में हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है, उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी होती है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना होता है। ठीक है जी, तो NCERT 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं कंप्लीट होती है। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो ये रिलेशन है इसका प्रूफ भी कराऊंगा, तो आप यहाँ पर भी वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो वो मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, proof of the relation between zeros and coefficients। तो प्रूफ करने के लिए हम पहले लेट करेंगे कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, और उसकी जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, लेट द जीरोस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही जीरोज होगी, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं तो x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि इसके फैक्टर्स, जो दोनों फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यही हमारे पास जीरोज हैं, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0।
ठीक है। तो इन्हें कंबाइन करके लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई भी कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, ठीक है, जो हमने कैंसिल आउट कर दी थी, या फिर तो यहाँ पर एक कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है के, ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे बनी आपको समझ आ गए, ठीक है। दो जीरोस कौन सी थी, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करने पर या फिर बीटा पुट करने पर हमारे पास 0 बन रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसमें एक्सपैंड करूं तो क्या बन जाएगा, के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर, एक्स की बीटा से मल्टीप्लाई की थी तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा की एक्स से मल्टीप्लाई करी तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हम इसे के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, माइनस के बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा हमारे पास अंदर, और बाहर आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये के भी आ जाएगी, के इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलो, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। और हमने पहले ही बात की थी कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन थी हमारे पास। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए, ठीक है, और या फिर लिख लूँ ए इज इक्वल टू के, और b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ। और c किसके इक्वल आ जाएगा, के अल्फा बीटा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के इक्वल, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन के इक्वल, जे के इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और जे के इधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी डिवाइड हो गया। और मुझे पता है कि के की वैल्यू कितनी है, ए, तो इन दोनों की जगह मैं के की जगह ए पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया हमारा पहले वाला रिलेशन। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कैसे किया, ठीक है जी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपसे कोई क्रैमिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। क्योंकि हम अपना एम ही ये लेकर चले हैं कि बच्चों को एक भी कंसेप्ट की क्रैमिंग नहीं करवानी, हर चीज़ पूरी डिटेल में समझानी है, विद कंसेप्ट समझानी है, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरी 10th क्लास का जो भी मैं सिलेबस करवाऊँगा, एक भी फार्मूला आपसे डायरेक्ट रट्टा नहीं लगवाऊँगा, ठीक है। उसका जो प्रोसीजर होता है कि फार्मूला बना कैसे, वो एक एक फार्मूले का बताऊँगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊँगा सिर्फ आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के साथ, ठीक है। थैंक यू।